आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूएस समर कृषि फाउंडेशन दौसा के अंदर। जैसे कि प्यारे दोस्तों आपको पता है कि जेट की सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट आउट हो चुकी है और जिन जिन बच्चों का नंबर आया है उन बच्चों की जो 6 तारीख की है रिपोर्टिंग टाइम 5 से और 6 का है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो जेट की वेबसाइट है उसके ऊपर दे रखे हैं। पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ 5 और 6 तारीख का रिपोर्टिंग टाइम है, आप पहुँच सकते हो। जो हमारी संस्था से पास आउट बच्चे हैं, इस बार कुछ एक बच्चे यहाँ के जो थे आसपास के थे वो आए हुए हैं, बाकी सभी बच्चों से हम रूबरू कराते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। और 2022 के अंदर जैसे CUT प्रवेश परीक्षा 2022 के अंदर दुष्यंत कुमार शर्मा ने 100 परसेंटाइल के साथ फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी, उसी प्रकार 2023 के अंदर दो बच्चे हैं प्रिया शर्मा और प्रतिभा शर्मा, इनों की भी क्या है 100 परसेंटाइल है। और 1 तारीख के बाद जब ICR का रैंक कार्ड आएगा तब हम आपको इन बच्चों की रैंक भी बताएंगे। तो एक एक बच्चों का हम स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टर सर को बुलाएंगे। डायरेक्टर सर एक बार इन बच्चों का सम्मान के लिए, और अनिल सर इन बच्चों को माला और पैठा पहनाकर स्वागत करेंगे। पहले मैं जो बच्चा है अभी यहाँ पे BH सेलेक्ट है बच्चा और जेड सेलेक्ट है, इन बच्चों के लिए तो तालियां। हाँ भाई, विकास कुमार मीना जो आपका जेट और BH दोनों सेलेक्ट है और ICR के अंदर भी डेफिनेटली इस बच्चा सेलेक्ट होगा, तो इस बच्चे का सम्मान करो एक बार और माला और पहना पहना कर मुंह मीठा करा के। सर लड्डू वड्डू की व्यवस्था की क्या आपने? मिठाई उठाई लेके आए सर, ऐसे कंजूसाई से बाहर नहीं चलेगा अब तो बच्चे। आ बेटा इधर आ जा। अनिल सर, अनिल सर पहले माला, पहले माला, माला पहले माला, पहले माला ये दो, पहले तिलक, तिलक, तिलक है। तो आज बहुत अच्छा शुभ दिन है कि बच्चों का सम्मान किया जाता है। तालियां एक बार। एक पत्थर वो जो चोट खा के कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर वो जो चोट खा के कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर वो जो चोट सह के शंकर शंकर हो गया, वो बेटा ये है। देखो साल भर कंटिन्यूस बच्चे ने मेहनत करी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल से इसने 11-12 किया, इसके बाद में तैयारी के लिए मेरे पास आया यहाँ पे। अब जैसे है कि मैंने बता ही दिया विकास कुमार तो नाम है, बाकी जानकारी बच्चे से लेंगे। कौन से स्कूल से हो आप? मैं 11th में गवर्नमेंट स्कूल RK जोशी, रामकिरण जोशी जो दौसा में RK जोशी उसमें पढ़ा था। वो 12th क्लास मैंने इम्पल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल उससे पास की थी। फिर मैं जैसे ही सर के पास आया तो सर से मैंने बात की कि मेरे को ICR जेट और BH की कोचिंग करनी है। तो सरों ने बताया कि इस प्रकार आपको कंटिन्यू मेहनत करनी होगी। तो मैंने सरों के अनुसार वो जो भी हमको पढ़ाया हमने बिल्कुल तैयारी की। ओके, और मेरा यही कहना है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ICR जेट BH की, तो सरों के जो भी नोट्स हैं उनको कंटिन्यू ठीक तरीके से पढ़ो। ऑब्जेक्टिव उन्होंने हमको DP भी दी थी NCERT वाली, तो उनको कंप्लीट सोल्व किया। और जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे हम पे, तो मैं पवन सर से, बायोलॉजी वाले सर, हमारे JP सर, जिनसे पूछता था और उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता था। और पिछले सोल्व पेपर में उनको भी मैंने सोल्व किया। और मेरा यही कहना है कि आपको ठीक तरीके से मेहनत करनी है। देखो भाई तालियां। हाँ, तो इस बच्चे ने देखो एक तरफा वास्तव में अच्छी मेहनत की, पहली बात। दूसरी बात, कभी ये एक बार जब लास्ट टाइम चलता है तो हॉस्टल में बच्चे आते हैं, क्रैश कोर्स वाले बच्चे है कि नहीं है, तो उन बच्चों के साथ अब इसने बोला कि सर मेरी लाइब्रेरी बंद हो जाती है 11 बजे बाद, तो मैं क्या हॉस्टल में आ सकता हूँ क्या? ठीक है, तो ये बच्चा हॉस्टल में आया तो लाइब्रेरी वाले देखते ही, सॉरी हॉस्टल वाले बच्चे देखते बोलने लगे कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये पढ़ने वाला थोड़ी है, ये कोई है ना, ये तो रॉकेट है जो सोता ही नहीं है, पूरी रात भर ही पढ़ता है। हम सोए थे तब भी जग रहा था, हम जगे तभी भी जग रहा था। तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर जो बच्चा
154 सीटों पे, जो बच्चा 154 सीटों पे है ना नंबर ला रहा है ऑल इंडिया के अंदर, बीएचयू के अंदर बच्चा सिलेक्ट है, मेन कैंपस बच्चे को मिला है, और जेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज कुमेर भरतपुर, ठीक है। पास वाली कॉलेज ज़्यादातर आपको पता है कि जेट के अंदर दूर जाना उचित भी नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि भाई आपका जब आईसीआर में नंबर आ ही रहा है, बीएचयू नंबर आ रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? इसलिए हमने 2-4 ही कॉलेज चूज किए हैं जो आसपास की थी, और इसी कारण बच्चे को हमने कुमेर भरतपुर जो पुरानी वाले कॉलेज है वही दिलाई है। तो आपको जैसे आपने यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करी है कि नहीं है, और देखो इन बच्चों के सामने भी एक समस्या आती है कि जैसे नंबर का ज़्यादा इशू आता है। अब हालांकि देखो इस बार तो बहुत अच्छी बात ये है कि टेस्ट पेपर स्टार्ट हुए हैं और बच्चों के 450 नंबर आने लगे, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक तरफा एक तरीके से मेहनत की जा रही है बच्चों के साथ में, और हम भी, हमारी पूरी यूएस तंवर फाउंडेशन जो टीम है उनके द्वारा बच्चों पे मेहनत की जा रही है इस चीज़ के लिए कि बच्चा अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा जाए। और देखो जेट के अंदर जाओ ये आपकी ख्वाहिश है, लेकिन हमारी ख्वाहिश एक ही है कि आप आईसीआर की देश की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में प्रवेश लो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश लो, हमारा ये मानना है। बाकी आपकी ख्वाहिश है आप जेट में जाओ, किसी में जाओ। बच्चे ने पहले ही 1 साल पहले ही बोल दिया ये बात कि सर मेरे को जेट में जाना ही नहीं है, जाना किसके अंदर है, केवल आईसीआर। तो आईसीआर के लिए बच्चे ने प्रॉपर तैयारी की, जेट का सपना ही नहीं था तो जेट में जाना भी नहीं है, तो जेट तो वैसे भी नहीं लेना है, इसको आईसीआर लेना है। आईसीआर के 1 तारीख से रैंक आ जाएगी, और रैंक आने के बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बच्चे को कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। क्लियर? बीएचयू अगर लेना हो, क्योंकि बीएचयू के थ्रू जाता है बच्चा तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर डायरेक्ट बीएचयू काउंसलिंग के थ्रू जाएगा तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, अगर आईसीआर के थ्रू जाएगा तो 36,000 की स्कॉलरशिप और मिलेगी। क्लियर? इसलिए बच्चे जिनके नंबर हाई होते हैं वो बच्चे बीएचयू वाला रास्ता नहीं चुन के आईसीआर के थ्रू किसके अंदर जाते हैं भाई, बीएचयू के अंदर। क्लियर? सपना पूरा होगा आपका बीएचयू का, है ना, लेकिन रास्ता दूसरा होगा। क्लियर? आप अब इन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे भाई, कैसे मेहनत करनी चाहिए, इनको क्या करना चाहिए? ये तो क्या है कि आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करा करो ज़्यादा से ज़्यादा। पहली चीज इस बच्चे ने बोली है कि अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। ये इकलौता बच्चा ऐसा है, हालांकि साथ में 2-3 बच्चों का ग्रुप था, ये जब भी मेरी क्लास लगती पेपर लेके पहुंच जाता तुरंत, सर ये प्रश्न बताओ। और प्रश्नों की गहराई आप जब देखेंगे ना, तो ये मान लो प्रश्न एक है लेकिन वो 4 चैप्टरों को इकलौता प्रश्न पूछ रहा है। मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके 4 चैप्टर क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन बना दिए, नहीं, 4 चैप्टरों में से एक क्वेश्चन, और वो भी डीपली वाला प्रश्न। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस बच्चे ने मेरे साथ सॉल्व किए हैं, डीपीपी में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में। तो पहला इसने स्टेप यही लिया है, और आप भी, मेरे कहने का मतलब यही है, आप भी यही चूज करो। ऑब्जेक्टिव जितने सॉल्व करोगे उतना कंसेप्ट तुम्हारा अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि नहीं करवाया हाँ, बेटा आओ। राम खिलाड़ी जी, सर मीठा करा के बच्चे को आशीर्वाद देंगे। अरे नाला तुम्हारा टाइम आएगा कभी लड्डू खाने का, जब बोलोगे 1 ही 2 खिलाओ। वेरी गुड, फोकस करो एक बार बच्चों को फोकस करो। चलो भाई, तो कुछ भी जानकारी लेनी हो तो बच्चा पूछ सकता है। कोई बच्चा किसी को चाह रहा है, किसी के दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा है कि मैं साहब कैसे तैयारी करूं, पंकज, कमजोर हूं, मेरे नंबर कम आते हैं, तो बच्चा एक बार भैया से वार्तालाप कर सकता है। किसी प्रकार का प्रश्न करना हो, कैसे पढ़ाई करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हालांकि देखो आपको सारी चीज़ क्लास में सिखाई जाती है। क्लियर? अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा, बैठो आप एक बार। नेक्स्ट जो बच्चा है ना, अर्चना कुमारी बैरवा मैडम, एक बार बच्चे का अभिवादन के लिए, सम्मान के लिए, हाँ इधर आ जाओ भाई, भाई माला पहनाओ, माला पहनाओ, एक बार माला पहनाओ, पहले माला पहनाओ, तिलक करो, आप तिलक लगाओ, गुलाल लगाओ।
और यही तो तकनीक है। हाँ भाई, तो ये बच्ची 12वीं क्लास के साथ, इधर आ जाओ, 12वीं क्लास के साथ आईसीआर और जेट दोनों के अंदर सिलेक्ट है। पहले इस बच्ची को गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी मिली थी आपको? टोंक, निवाई टोंक के अंदर। और सेकंड कुमेर भरतपुर। जब इसने अपवर्ड मूवमेंट का लगाया तो वही बात निकल के आती, देखो जिस बच्चे का आईसीआर में नंबर आ जाता है वो बच्चा फिर आसपास की कॉलेज के चक्कर में रहता है। क्लियर? तो ऊपर अपवर्ड मूवमेंट लगाया बच्ची ने, और इस बार जो बच्ची को 27 तारीख को कॉलेज मिली है वो कौन सी थी? कुमेर भरतपुर। क्लियर? तो ये 11th के अंदर कहाँ से पढ़ी भाई, क्या नाम बताओ आप? देखें, आर.के. जोशी स्कूल। यार कक्षा मैं 11th क्लास में आर.के. जोशी जो गवर्नमेंट स्कूल है दौसा की, वहाँ से पढ़ी हुई हूँ। 12th पास आउट मैंने संकल्प स्कूल से किया है। फाउंडेशन कोर्स में आप थे यहीं? हाँ, मैंने 12वीं प्लस फाउंडेशन कोर्स में बच्ची हाँ, हमारे 12th पास में यहाँ पढ़ी है। 12th प्लस फाउंडेशन किया है मैंने यहाँ से, और संकल्प। हाँ, तो आपने तैयारी की भाई। आप देखो 11th में आपने रामकर्ण से किया, 11th रामकर्ण से किया, मतलब 1 साल तो जा चुकी है। सही बात है क्या? है कि नहीं है? अब बच्चे के सामने जो समस्या आती है 12th के अंदर, आप भी बहुत सारे बच्चे जो 12th में वो तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन के साथ साथ, तो आपके सामने भी समस्या ये आती है कि सर सिलेबस को कैसे हैंडल करें हम? आती नहीं आती बताओ सर? 12वीं का अलग टाइम, फाउंडेशन का अलग टाइम, तो हम कैसे मैनेज करें? है कि नहीं है? जब आप 12th में थे, है कि नहीं, आपने इधर एडमिशन लिया, एडमिशन लेते ही आपको पता चल गया कि बर्डन तो आने वाला है। क्यों? क्योंकि 11th में मेहनत नहीं किया अपन ने। आप किस में मेहनत करने जा रहे हैं? 12th के अंदर। 12th के अंदर आप तो एक तो बेसिक की चीज़ें पढ़नी है, 12th की परसेंटेज भी बनानी, इसके बाद आपको फाउंडेशन भी क्लियर करना, और आईसीआर या फिर जेट में सिलेक्शन भी आपको लेना। तो आपने किस प्रकार से स्ट्रेटजी, हालांकि देखो माइंड बिल्कुल बिल्कुल शार्प एकदम, माइंड के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ने में कोई कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत तगड़े इंटेलिजेंट भी नहीं है, एवरेज जिसे बोलते हैं एवरेज। एक बार समझाया? क्लियर? और ये बात मैंने शायद इनको 1-1.5 महीने में आने के बाद ही मैंने बता दिया कि आपका 100% नंबर आ सकता है अगर आप तरीके से मेहनत करोगे तो। क्लियर? तो आप अपना अनुभव बताओ कि आपने कैसे कैसे मेहनत करी यहाँ पे। यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद यहाँ का पढ़ाया हुआ जो सर पढ़ाते थे यहाँ पे, वो सारा का सारा, जैसे एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 12th की भी साथ में चलती थी यहाँ पे। 12th का हमको शाम को पढ़ाते थे और मॉर्निंग में हमको फाउंडेशन का पढ़ाते थे। तो जो फाउंडेशन का पढ़ाते थे वो घर से मैं रिवाइज़ करके आती थी, या तो जाते रिवाइज़ करती थी या फिर आते टाइम रिवाइज़ करती थी। शुरू से लेके एंड तक जहाँ पढ़ा वो पूरा रिवाइज़ करके आती थी। उसके बाद शाम को जो सर पढ़ाती थी 12th का, उसको भी रिवाइज़ करती थी। उसको बस पढ़ती थी मैं, जो पढ़ाया हुआ है उसको यहाँ पे 12th की जो क्लासें लगती थी उनमें ध्यान देती थी, और उसके बाद घर पे जाके उसको रिवाइज़ करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सिलेक्शन पे किया, और यहाँ की क्लासें बहुत अच्छी। और डीपीपी के बारे में हाँ। आपने डीपीपी एनसीईआरटी कौन कौन से सॉल्व करी? क्या इनके लिए बाहर से मैं स्टडी मटेरियल लेना चाहिए या फिर यही सफिशिएंट होता है? डीपीपीज़ के अंदर सारा का सारा मैटर सर एक एक टॉपिक चुन के उसके अंदर डालते थे। मेरे हिसाब से मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी और जो डीपीपी देखी थी उसमें से डीपीपी के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया एनसीईआरटी का। डीपीपी सॉल्व करी, और क्या कहते हैं, टेस्ट पेपर लगे, उनमें भी मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आते थे। और शुरू में थोड़ी डाउन थी, उसके बाद जैसे जैसे सर सपोर्ट करते गए, सर ने पढ़ाते गए, उसके बाद नंबर अच्छे आने लगे। उसके बाद तैयारी भी अच्छी होने लगी, सर ने मोटिवेट भी किया। रिजल्ट आपके साथ। एक धांसू चटपटा सवाल कर ले क्या? कर ले क्या बताओ? है ना? तो धांसू चटपटा सवाल हमारा ये है कि इन बच्चों ने जब एडमिशन लिया, आपने भी एडमिशन लिया यहाँ पे, उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि बहुत तगड़ा जुनून होता है, जोश होता है पढ़ने का। आगे साहब अब तो 10 घंटे पढ़ेंगे, जेट नहीं आईसीआर के अंदर फर्स्ट रैंक मारेंगे अपन। और जैसे ही 2, 2.5, 3 महीने होते हैं, आपका जोश धीरे धीरे क्या होने लगता है? जमने लगता है, ठंडा होने लगता है कि नहीं है? उस टाइम पे देखो, हालांकि मैं इतना मानता हूँ कि जब
कनेक्ट हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हैं बच्चे से, तो हम ऐसी आवश्यकता जब पड़ती है हमको कि ये बच्चा डाउन जा रहा है तो फिर उस पर पक्का मेहनत करते हैं। क्लियर? और हम उसको बताते हैं कि अब देख, अब तेरा मिड सेशन है, अगर मिड सेशन में तूने संभाल लिया अपने आप को तो पक्का तू बहुत आगे तक जाएगा। बोलते कि नहीं बोलते बताओ? अब ये तुम्हारा मिड सेशन है, कब? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर? जिस बच्चे ने 3 महीने को संभाल लिया ना, वो जनवरी में आके ऑटोमेटिक पढ़ेगा, ये गारंटी है। लेकिन जनवरी में तो सारे पढ़ेंगे, है कि नहीं है? तो क्या अलग करना है, क्या अलग करने का टाइम वो अब है क्या? तो क्या हमने आपको इस प्रकार से उस टाइम भी मोटिवेट किया था? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही किया था मोटिवेट। जब मेरी 12th के एग्ज़ाम पास आने लगी थी तो मैं थोड़ी डाउन पड़ गई थी, लेकिन जब शुरू से मेरी तैयारी मैंने, सर ने हमेशा मोटिवेट किया, मोटिवेट करके रखा कि हार नहीं माननी है, 12th भी पास होगी, परसेंटेज भी अच्छी होगी और सिलेक्शन भी लेंगे। मैंने बस सर की बात मानी। 12th जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आई उस टाइम मैंने फाउंडेशन को बस रिवाइज़ किया, जो पढ़ाया उसको रिवाइज़ किया और अपनी 12th पे ध्यान दिया। मेरी एग्ज़ाम लगने के बाद मेरी परसेंटेज भी अच्छी बनी। उसके बाद 12th के एग्ज़ाम के बाद मैंने वापस 82। देख लो एवरेज है कि नहीं है? और एवरेज बच्चा अगर आईसीआर तक जा रहा है बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एग्ज़ाम लगते ही मैंने वापस फाउंडेशन के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा डीपीपी सॉल्व की, एनसीईआरटी को भी पढ़ा फेरा। और एनसीईआरटी सबसे बड़ी चीज़ है, उसको पढ़ोगे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप ले सकते हो, सर से पूछ सकते हो, सर सारी बात क्लियर कर देंगे। अब तो एक बच्चों को बहुत अच्छा बेनिफिट भी हो गया कि हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया, है कि नहीं है? सारी क्लासेस रिकॉर्ड चल रही हैं। आप चाहो तो अगर मान लो कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक छूट गया आपका, तो आप आराम से वहाँ जाके एक बार देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। क्लियर? तो और कुछ कोई, हाँ मिठाई तो खिलाओ। शुभम सर, शुभम सर मिठाई खिला के और आशीर्वाद देंगे बच्चे को। तो अब इधर ठीक है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। नेक्स्ट अपन देखो, जो क्रम है हमारा वो बहुत आगे तक का है कि नहीं है? लेकिन अपन को टाइम की गरिमा को समझते हुए थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं है? नहीं पता चला कि कोई ऑनलाइन देखने वाला ये सोचेगा कि क्या रामायण कर रहे हैं ये, है कि नहीं है? तो कंप्लीट होना चाहिए काम। तो नेक्स्ट जो बच्चा है सचिन कुमार प्रजापत, है कि नहीं है? ये बच्चा आईसीआर और जेट दोनों ही क्वालिफाई है। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। सर माला पहनाओ, माला पहनाओ, माला पहनाओ। तिलक तिलक करो बच्चे का। नवल सर, थोड़ा हमारे पास क्या है, देखो हमारी गलती नहीं है ये, है ना? सिलेक्शन इतना बड़ा है कि सब चीज छोटी पड़ गई। आए क्या बात समझ में? थोड़ा सा खा ले। हाँ भाई, नाम क्या है आपका? सचिन कुमार प्रजापत, कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिकरा है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिकराई दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, तो आपने 12वीं पास कब किया? अच्छा, आप क्या टारगेट बैच वो जो क्रैश कोर्स था 2022 का उसके अंदर आए,
फिर आपने जो ज्वाइन किया, उसकी पूरी जर्नी है वो बच्चों के सामने एक बार एक्सप्लेन करो। मैं क्रैश कोर्स में आया था। मैं यहाँ क्रैश कोर्स में आया था, तो उस समय तो मैं ऐसे था कि जैसे सारे लड़के आते हैं कि होगा या नहीं होगा, कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं। बस मन में ये सवाल होता था कि सिलेक्शन हो जाए बस एक बार, फिर तो बस ज़िंदगी सेट है। कि भाई मैं ऐसे बोलता हूँ कि सिलेक्शन होने के बाद ज़िंदगी के साथ साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने माता पिता और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी है, जैसे अपने बच्चों की भी ज़िंदगी सेट है। बच्चा बहुत, हाँ भाई, बहुत आगे तक की सोचता है ना। हाँ, मेरा उस समय क्रैश कोर्स में हुआ तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया कि घर वालों ने कहा था कि होगा नहीं होगा। बट फिर सर ने फिर जैसे मेरा जेट का रिजल्ट आया कि सर ने पापा से बात की कि इसका अगले साल हो जाएगा, इसको तैयारी कराओ। जब पापा को कन्वेंस करके पापा को मना लिया कि इसको यहाँ पे कि साल भर की तैयारी कराओ जिससे इसका हो जाए। फिर मैंने आगे साल भर की तैयारी कर ली। मैं आपकी बात काट के एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे ही हमने क्रैश कोर्स का एग्ज़ाम दिया, अब क्रैश कोर्स के अंदर देखो टाइम कम मिलता है, ठीक है, 1-1.25 महीने का टाइम मिलता है। अगर आप 1.25 महीने के अंदर चाहते हो भाई गवर्नमेंट कॉलेज लेना, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। आपका वहाँ बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है, 11-12 का बेस क्या होना चाहिए भाई, क्लियर। तो इस बच्चे ने अच्छा डिसीजन लिया कि ठीक है, अगर मैं मान लो एक अच्छे नंबर भी मेरे आते हैं यहाँ से, चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाई, क्लियर, ओबीसी की पहले कट ऑफ हाई होती है, तो कोई बात नहीं है। इस बच्चे ने फिर टारगेट किया किसको, ICAR को। चलो कोई बात नहीं सर, मैं 1 साल तैयारी करूंगा, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या होगा भाई, ICAR, क्लियर। अब आगे की जर्नी बताओ। मैं यहाँ के आया तो मैं यानी कि यहाँ पे आया तो मेरा जब धीरे सर के साथ कनेक्शन हो गया है कि सर के साथ जो कोई डाउट होते तो सर से पूछ लेता था। सर के नंबर से कनेक्शन को नालायक गलत ले जाते हैं। कनेक्शन का मीन्स ये होता है कि तालमेल, जुड़ाव। अगर आप, मैं बताओ, अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, सपोज दैट, एक मिनट, अगर मान लो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो तुम, मेरे को पता है तुम डरते हो केमिस्ट्री से, है कि नहीं है? मैक्सिमम बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों की दिक्कत यही रहती है, सर केमिस्ट्री में पता नहीं नंबर कैसे आएंगे। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, पवन सर ने हाँ हाँ बस समझ में आ गया, चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ आ गया, डीपीपी सॉल्व कर ली, है कि नहीं है? तो वो तालमेल वही होता है। आप चीज़ों को समझते हो कि भाई पवन सर ने कर दिया, मैंने भी कर दिया, हो गया काम। अरे एग्जाम में पवन सर नहीं बैठोगे, आप बैठेंगे, आएगी बात समझ में? के अंदर कौन बैठेंगे भाई, आप। इसलिए विशेष का ध्यान रखें, अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो ऐसे नहीं बोलना कि हाँ आ गया चलने दो, है कि नहीं है? डीपीपी सॉल्व हो गई, बिल्कुल हो गई सर, कितने कर लिए, 50 में 50 ठोक दी सर, है कि नहीं है? पहले बैच वाले ने 49 कर दी, हमने 50 के 50 ठोक दिए, ऐसा नहीं करना। तो तालमेल का मीन्स ये होता है कि क्वेश्चनों का आदान प्रदान, इसको नहीं आ रहे जो मेरे को बताया, फिर मैंने इसको उस क्वेश्चन को डिटेल में समझाया कि वास्तव में ये ऐसा होता है। कई बच्चे होते हैं जो मैं बैठे रहता हूँ बाहर, आके पूछते, सुबह सुबह आके पूछ लेते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, है कि नहीं है? तो वो तालमेल बनना बहुत जरूरी है, वही कनेक्शन की बात कर रहा है बच्चा, अन्यथा नेगेटिव नहीं ले। मैं जैसे कि फिर जेट का एग्जाम देता हूँ, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं जैसे मैं इस सफलता पर खड़ा हूँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान टीचर्स का होता है और अपने माता पिता का होता है। टीचर्स वो सूर्य होता है, अगर वो हमारी ज़िंदगी में ना हो तो अंधेरा छा जाता है, और अगर हो तो हमको जलना तो पड़ेगा ही, टीचर्स की डांट तो सुननी तो पड़ेगी। भाई दोनों चीजें होती है, देखो, है कि नहीं है? अगर आप मान लो सूर्य के पास जाते हो, है कि नहीं है, तो तपना तो पड़ेगा ही, और जो तप गया वो पक्का है आगे तक जाएगा, क्लियर। और जो अंधेरे में रहना चाहता है कि अंधेरे में, हाँ सर आ गया, वो अंधेरे में, इसका मतलब सर क्यों आया, यही क्यों आया? अगर क्वेश्चन मार्क ठोका ना आपने तो फिर सीख गए, इसका मतलब, क्लियर। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, केमिस्ट्री कहीं भी चले ठोको क्वेश्चन मार्क, बायोलॉजी कहीं भी चले कुछ आपको क्वेश्चन मार्क ठोकना ही है। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं ठोकोगे, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, क्लियर। अच्छा, यहाँ के आप जैसे आप आए, है कि नहीं है, कई बच्चों का ऐसा मान होता है मैं जयपुर जा रहा हूँ, उदयपुर जा रहा हूँ, कहीं भी मान लो, यानी कहीं भी जाए कोचिंग के लिए, कोचिंग का मैं नाम नहीं लूँगा ऑफिशियली, तो क्या डाउट रहता है मन में? आपके साथ वाले गए, आपने कॉल भी किया होगा, क्या रहा क्या नहीं रहा, ICAR में क्या हुआ, तो क्या बताया गया आपको उनके लिए? मैंने हमारे साथ के, मैं शुरू में आया था तो मैं हॉस्टल में रहा था, तो हॉस्टल के साथ वाले लड़के थे, उनके साथ अच्छा जुड़ा हो गया था, उसके नंबर वगैरह सारे ले लिए थे।
तो जैसे कि अब वो फाउंडेशन में अलग कोचिंग चले गए, हम यहाँ पे रह गए, वो हमारा मजाक उड़ाते थे कि तू दौसा में रह के क्या कर लेगा, तू दौसा में तो कुछ नहीं है, बस 10-20 लड़के आएंगे और यहाँ पे पढ़ के चल जाएंगे। जब जेट का रिजल्ट आया, मैंने उसके पास फ़ोन किया था, तो उसके कुल में नंबर आए थे 111 और CUT में नंबर आए थे उसके 212, कुछ ऐसे नंबर आए थे उसके। अब देख लो। देखो कंडीशन ये है, मैं एक चीज़ जानता हूँ, देखो क्या होता है, यदि आपकी यहाँ पे हमारी सीटें फिक्स है, आपको पता है ये बात, 45 सीटें हैं, क्लियर। हम 45 बच्चों पे मेहनत करते हैं, इसका मतलब प्रत्येक बच्चों को हम शकल वाइज जानते भी हैं कि ये बच्चा फलाने नाम का फलाने डिस्ट्रिक्ट से बैठा हुआ है, क्लियर। यही पॉजिटिव पॉइंट आपको काम आता है सिलेक्शन के लिए। अगर मान लो यही क्लास 100 बच्चों 150 बच्चों की लगे तो शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि फलाना लास्ट में जो बैठा हुआ है उसका नाम अभिलेख ही है। सही बात है क्या, है ना। तो इसलिए अगर हम एक सटीक जगह पढ़ते हैं, एक अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, एक अच्छे टीचर के संदर्भ में रहते हैं, तो शायद रिजल्ट भी आपको बेहतरीन ही मिलता है, क्लियर। और क्या बताना चाहोगे इन बच्चों के लिए? कोई विशेष संदेश आपकी तरफ से? जो बोलते हैं कि मोटिवेशन लो, मोटिवेशन लो, मोटिवेशन एक सिर्फ एक नशा है जो 2-3-4 घंटे बाद अपने आप उतर जाता है। अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हम कर सकते हैं और करके रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोल दी, इसके लिए तालियां हो जाए बच्चे के लिए। नेक्स्ट बच्चे लाना चाहेंगे हम। लड्डू नहीं खिलाया क्या सचिन भाई? सचिन को लड्डू नहीं खिलाया भाई। क्षमा शर्मा। तो एक ही बात बोलूंगा, सर मेरा सिलेक्शन हो तो जाएगा। क्या बोला था? यही बोला था क्या? मैं बहुत ही छोटे गांव से हूँ। पहले इसको सम्मान किया जाए, पहले सम्मान किया जाए भाई। तालियां। हाँ भाई, अपना अनुभव शेयर करेंगे। देखो क्षमा शर्मा, और वास्तव में देखो एक लगन होती है। ये 2 बहन भाई हैं जो मेरे पास क्रैश कोर्स में आए, इसने मोटिवेशन लिया, ये मेरे पास साल भर रुकी। अब इसका भाई कहाँ पे गया ये तो यही बताएगी, मैं तो नहीं बताऊंगा। क्या रहा वो खुद ही बताएगी, ठीक है। मेरा गांव बहुत ही छोटा है, तो मैं मतलब हमारे गांव में कोई भी लड़की आज तक घर से बाहर रह के पढ़ी ही नहीं है सिवाय मेरे अलावा। तो मैं भी ये मतलब मेरा ये मानना था कि मैं दूर जाके और मेहनत करके अपने माँ बाप पे कभी भी बोझ ना बनूं। तो हम 2 बहन भाई थे, तो मेरे मतलब यहाँ आने पे कुछ ऐसा था कि क्या करेगी वहाँ जाके पढ़ के, दौसा घर ही से ही पढ़ लो। लोगों ने भी कहा दौसा में कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन ले लो, वो कोचिंग अच्छी है, वो ऐसे। यहाँ पे सीट फिक्स थी, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया घर वालों से बोल के कि नहीं मेरे को तो दौसा ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आप भीड़ में जाओगे तो भीड़ बन के ही रह जाओगे। यहाँ पे क्या है, सर एक एक बच्चे पे अच्छे से ध्यान देते थे, और जो भी डिमोटिवेट होता था उसे मोटिवेशन करते थे ताकि वो आगे बढ़ सके और अपनी जो भी मंजिल है वहाँ पे वो जा सके। मैं और मेरे भाई दोनों हम बहन भाई थे, वो चाचा जी का लड़का है, तो उसने रॉयल इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन लिया। और नाम ले लेना, सॉरी तो ऐसे नहीं कह रही कि वो ख़राब है, बहुत अच्छी है, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि एक ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, और ऑनलाइन ऐसी चीज़ है जो हम घर के कामों में लग जाते हैं या फिर किसी उस फ़ोन को छोड़ के या फिर कुछ और देखने लग जाते हैं। तो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। अब उसके जेट में तो नहीं हुआ, और CUT में भी उसके बहुत कम नंबर आए, और मेरे से बोलते थे तेरा क्या होगा दौसा में जाके, लेकिन नहीं, मैंने ना सर से बात की, सर से पूछा कि सर मेरा होगा नहीं होगा। सर ने ऐसे कहा अगर आप मेहनत करते रहोगे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे पढ़ते रहोगे तो आपका 100% होगा। तो फिर मैंने जैसे सर ने बताया वैसे पढ़ाई की। शुरू में बहुत ही पढ़ाई की, लेकिन बीच में डाउन हुई, फिर बाद में दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि शुरू में हमें जुनून होता है, लेकिन क्या है कि हमें
एक साथ वो नहीं करना चाहिए। पहले हमें फिक्स घंटे करने चाहिए कि हाँ हमें इतने घंटे देने चाहिए, तब जाके फिर लास्ट में वो समय बढ़ाते जाओ पढ़ने का, तब जाके आप एक अच्छी रैंक पे और अच्छी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में पहुंच पाओगे। तो मेरा भाई आगरा से मतलब प्राइवेट है उसमें से कर रहा है, और मेरा टोडा बेम कॉलेज है करौली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हुआ है। तो बस देखो बहुत अच्छी बात है, एक तो गर्ल्स है और गर्ल्स को बाहर भेजने से हर कोई कतराता है, पहली बात क्लियर। तो कम से कम इसने ये तो जिम्मेदारी समझी कि गांव से यहाँ अप डाउन करना मेन चीज़ ये होती है, कम से कम 6-7 घंटे इधर पढ़ना फिर अप डाउन करना। दूसरी बात, इस बच्ची का भी ICR में नंबर आ चुका है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों का ICR में नंबर आया है उनको मैंने कोशिश ये करी है कि पास वाली कॉलेज ही इसको दिलाएं, जिससे बच्चों को आगे दिक्कत नहीं आए, क्लियर। देखो बच्चों, थोड़ा सा बीच में मैं आपका ध्यान लेना चाहूँगा, बातें नहीं। आप जानते हैं हम घर में भी ये चीज़ देखते हैं कि बच्चियों को नियरेस्ट या नज़दीकी क्षेत्र में ही पढ़ने के लिए भेजा जाता है। उन बेड़ियों से, उन बंधनों से एक बच्ची लड़ करके एक छोटे से गांव से निकल करके नज़दीकी शहर में पहुंचती है, जी तोड़ मेहनत करती है, इसी असामंजस्य में उलझी रहती है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मुझे रैंक से मतलब नहीं है, एटलीस्ट मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि वो बच्ची रोज़ उन सभी समाज के लोग, वो सभी पड़ोसी, वो सभी रिश्तेदार जो बच्ची को पढ़ने से रोकते हैं, उनसे रोज वो ताने सुनती है। और वो बच्ची जब अपने पेरेंट्स को जैसे तैसे विश्वास दिला करके बाहर आके पढ़ती है, और पढ़ने के पश्चात जब वो बच्ची मेहनत करके किसी मंजिल पे पहुंच जाती है, तो वो उन समस्त गांव वाले, उन समस्त रिश्तेदार, वो सभी लोगों के मुंह पे एक तमाचा सा लगाता है कि भाई, और एक सीखने को सीख भी मिलती है कि हम जिस प्रकार उस व्यक्ति ने उस बच्ची को भेजा, उस प्रकार हमें भी हमारी बच्चियों को भेजना चाहिए। तो मैं एक मैसेज आपके माध्यम से सभी परिवारवासियों को देना चाहूँगा कि आप बच्चियों पे विश्वास करिए, विश्वास करके भेजेंगे तो 100% आपको हम गारंटी दिलाते हैं बच्चियां सफल जरूर होंगी। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है। ये बच्ची इकलौती इसके गांव की है, पहली बच्ची है ये, और इसने पेरेंट्स, इसने समाज, इसने रिश्तेदार, पता नहीं कितने लोगों की बुराइयां सहन की हैं, कितना कष्ट इसने सहन किया है, रोज आना, बीच बीच में रास्ते से बेचारी मतलब हट भी गई है, लेकिन फिर इसने वापस प्रयास किया है, इसने वापस कोशिश की है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो मैं ऐसी बच्चियों के लिए, ऐसे पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स ने ऐसी बच्चियों पर विश्वास दिखाया है, उन पेरेंट्स को सलाम करता हूं और उम्मीद रखता हूं सभी बच्चों के पिताओं से, माताओं से, कि बेटियों को पढ़ने के लिए भेजें, आगे भेजें, विश्वास दिखाएं। क्योंकि लड़के शायद रिजल्ट देने में हिचकिचाहट कर दें, लेकिन लड़कियां 100 लड़कियों में से लगभग 100% लड़कियां रिजल्ट देके जाएंगी। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। और ये बच्ची अच्छी कॉलेज में गई है, गवर्नमेंट कॉलेज में गई है, और अब इसका ICR का रैंक कार्ड जब आएगा तो बच्ची ICR में भी जाएगी। और इसका सम्मान इसके माता पिता के साथ मैं प्रयास करूंगा कि इसके गांव की स्कूल में मैं करूं, ताकि उन सभी लोगों को एक सीख मिले कि हम गलत थे जो हम इस बच्ची को कोस रहे थे, इस बच्ची को दुल्हा रहे थे, इस बच्ची का अपमान कर रहे थे, हम गलत थे। उन सभी बच्चियों को सीखने का एक बंधन मिले, सीखने की एक उम्मीद मिले, सीखने का एक बहाना मिले कि जब क्षमा कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो ऐसी क्षमा जैसी बच्चियों के लिए एक बार आप तालियां बजाएंगे। जो नेक्स्ट बच्चा है दिलकुश कुमार बैरवा, ICR + Z दोनों क्वालिफाई है बच्चा। समय की नज़ाकत को समझते हुए थोड़ा अनिल सर, बच्चे का सम्मान करो, माला और पैंटा पहना के और एक पूरा लड्डू खिला के, है ना। लड्डू बचाने नहीं है अपन को, बच्चों के लिए मंगाए अपन ने। क्लास में बातें नहीं बेटे, नहीं सबके लिए निश्चिंत रहो।
तालियां कम से कम पूरा लड्डू खा लिया नालायक को। अच्छा तुमने शादी ब्याह देखे हैं क्या? शादी ब्याह में थड़ाका नेक देखा है क्या? थड़ाका नेक है जिसमें ब्याह ही होता है, उसके लड्डू रख के वो नोट वोट लगा के, है ना? देखा नहीं क्या तुमने कभी गांव में? है कि नहीं है? तो फिर क्या करते हैं, उस ब्याह जी को पूरा पूरा लड्डू खिलाते हैं मुंह में, है ना? तो वही थोड़ा सा लुक देखने के लिए मिला। अच्छा दूसरी बात करते हैं। देखो ये चलो खा लिया, चलो कोई बात नहीं, खाने दो। मैंने क्लास में कहा था, पुराने बच्चे जो बैठे हुए हैं उनको याद होगा, कि एक बच्चा ऐसा है जो शुरू में तो कमजोर था, लेकिन उस बच्चे ने मेहनत करना शुरू कर दी है, और देख लेना गारंटी से वो बच्चा आईसीआर में जाएगा। मैंने कहा था अगर किसी बच्चे को ध्यान रखो, एक बच्चा ऐसा है लेकिन बताया नहीं कौन सा है, वो बच्चा ये है, वो यही बालक है जो कोने में बैठा था एसी के नीचे। अच्छा एक बात और भाई, देखो पहले तो आपकी स्कूल कौन सी है? 12वीं के अंदर मैंने वहाँ सीनियर पास करते, मैं मेरे दोस्त था एक विकास बैरवा, हम दोनों 11वीं 12वीं रामगुल जोशी से पास की थी। तो हम दोनों यहाँ यूएस तौर में मतलब कोचिंग ज्वाइन नहीं की। जैसे 12वीं पास करने के बाद जो क्रैश कोर्स चलता है, ठीक है, आराम से, है ना, घबराना नहीं है, ऑनलाइन है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ये है, आराम से बोलना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस से आराम से। जैसे मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया यहाँ बीड़ में इतना एक प्रकार से डिमोटिव हो गया था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। एक प्रकार से मन बना लिया था कि अब तो एग्रीकल्चर छोड़ के या पीजी कॉलेज से बीए करनी है। फिर यहीं से मेरे दोस्त है विकास बैरवा, उसने आईसीआर जेड बीएचयू तीनों सिलेक्शन लिया। जब से एक ही सपना रहा है कि जब यहीं से कब भी जाऊँगा, 1 साल में जाऊँ या 2 साल में जाऊँ 3 साल में, जब भी जाऊँ पर यहाँ से आईसीआर में सिलेक्शन लेके जाऊँगा, एक ही सपना था मेरा। तो विकास कुमार कौन है भाई? पिछली बार अपनी ही कैटेगरी से सेकंड रैंक रखने वाला विकास कुमार बैरवा, जो शायद आप जब इंस्टीट्यूट के अंदर आते हो तो फर्स्ट जो फोटो लग रही है दुष्यंत कुमार शर्मा के बगल में जो लग रहा है बच्चा, विकास कुमार बैरवा, गवर्नमेंट स्कूल रामकर्ण जोशी दौसा का बच्चा है वो। और उस बच्चे ने देखो क्रैश कोर्स करने के बाद उस बच्चे ने टारगेट बैच को ज्वाइन किया था, ठीक है। रैंक कार्ड बाद में आया, काउंसलिंग बाद में हुई, जैसे इस प्रकार चल रहा है ना इस टाइम, जेट की सर मिल गई कॉलेज, ठीक है, अब आईसीआर का रैंक कार्ड आ रहा है, उसी प्रकार पिछली बार भी ये हुआ था। क्लियर? जब बच्चे का रैंक कार्ड आया उस बच्चे ने, मैंने बोल दिया खुद बच्चा अब आराम से रुक सकते हो आप, बिल्कुल सेफ जोन में एकदम। क्लियर? तो बीएचयू के अंदर सेकंड रैंक लेने के बाद फिर मैंने इसको मोटिवेशन किया, देख अगर तेरे साथ रहने वाला अगर बीएचयू में सेकंड रैंक ला सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता वो काम? सही बात है क्या? और फिर इसने एक बात कही, ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे टारगेट बैच में एडमिशन लेने से पूर्व एक बात बोली कि सर मेरा नंबर तो आ जाएगा ना, बस मेरे से एक ही शब्द बोलते हैं, सर मेरा नंबर तो आ जाएगा ना। और मैं उस टाइम पे ये कहता हूँ अगर मेहनत करेगा तो नंबर डेफिनेट आएगा। क्लियर? तो इस बच्चे ने मेहनत करी। दूसरी बात, सर ने जैसे बताया कि शुरुआत में पढ़ाई कम, वास्तव में जब मैंने इसको केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया तो चीज़ों से जूझता था, ये क्वेश्चनों से लड़ता था। क्लियर? लड़ के लास्ट में जब इसमें निखार आया आईसीआर के टाइम, वास्तव में काबिल तारीफ था। चीज़ों को एकदम कंसेप्टों को बिल्कुल क्लियर करके, हर चीज़ कंसेप्ट इसके टिप्स पे थे पूरे के पूरे। और मुझे जितनी उम्मीद थी, और शायद आपको पता हो तो इसमें सेकंड जो बच्चा है इसको उठाते हैं एक बार, वो पीछे जो अभी लगा था स्क्रीन, उसमें सेकंड जो बच्चा है वो यही है। क्लियर? तो बहुत अच्छी मेहनत करी और बहुत अच्छा अपना एफर्ट्स दिए एग्ज़ाम के अंदर, और बच्चे को आने वाला जो आईसीआर रैंक कार्ड है उसके अंदर मैं आईसीआर की रैंक और प्लस बच्चे की जो आईसीआर की कॉलेज मिलेगी वो भी मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से बताऊंगा। क्लियर? ठीक है बेटा, मिठाई खिला दी बच्चे को? ठीक है भाई। दिलीप थोड़ा फोन आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। मनीष आ जाओ बेटा। हम इसको क्लासरूम में बोलते हैं डॉन भाई। क्या बोलते हैं भाई?
डॉन भाई आगे। तो डॉन भाई कैसा लग रहा है आपको आज? अरे आवाज नहीं, देखो आज आपने गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त की, कैसा लग रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। देखो तालियां। बिल्कुल सीधा साधा बच्चा है ना, तुम्हारे जैसे टेढ़ा है नहीं है कि ठीक है कैसे भी करके जवाब दे दिया अपन ने, है कि नहीं है? बड़ा सोच समझ के जवाब देता है ये, ठीक है? तो गुलाल गुलाल ये डॉन भाई के फेटा छोटा पड़ गया मेरे को लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, गुलाल लगा दे इस बच्चे के। आज बहुत खुशी का पल है कि नहीं है? देखो बैक नाम तो सबके होते हैं, हो सकता है कि बैक नाम मेरा भी किसी ने निकाल रखा हो, है कि नहीं? ऐसे भी हो सकता है। क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाते हैं तो बैक नाम पक्का आता है कि नहीं है? चलो कुछ आपको बताना है बच्चों के लिए भाई कैसे पढ़ाई करनी चाहिए आपको? थोड़ा संदेश देना चाहूँ बच्चों को जो हंस रहे हैं पागलों की तरह ऐसे, ये बेवकूफ़ नहीं जानते ये सेलेक्ट बच्चा है। वो समझाओ, अज्ञान बच्चे हैं बेटे ये। चलो कोई बात नहीं। देखो जो सीधा साधा है वो नहीं बोलेगा कुछ भी। चलो कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ, ठीक है? बैठ जाओ। नेक्स्ट दिलीप, दिलीप नेक्स्ट। जेट प्लस आईसीआर दोनों में सिलेक्ट बच्चा दिलीप कुमार मीना, बच्चे का सम्मान कीजिए। तिलक व माला व फेटा हुआ एक लाडू खिला के। आज दिलीप तुझे मौका मिल रहा है बोलने का, है कि नहीं है? आज क्या बोलता है तू? बहुत बोलता है कि सर कभी मैं जब सिलेक्शन लूंगा तब मैं बहुत बोलूंगा। आज देखते हैं क्या बोलता है। Hey Mr. Dilip, how do you feel? Please अच्छा share ये your तिलक feelings ऊपर लगा है नीचे लगा है with your तिलक। colleagues. चलो कोई Very बात good. नहीं है, ये वेरी वही गुड। और अंत में स्वागत का जो रहता है कार्यक्रम, माला। तालियां। पहले लड्डू खाऊंगा फिर बोलूंगा। मैं समझ गया, कहने से पहले ही उठा लिया। बता एक या दो, एक साथ एक साथ दो, आधा ऐसे कह रहा है, पाँच बात देना, है? बेटा तुम मेरी शादी में आओगे तब बांधूंगा बेटे, उसमें समय भी समय है उसमें। हाँ भाई दिलीप, आज आपको आईसीआर प्लस जेट, जेट के अंदर कौन सी कॉलेज मिली है? टोडा भीम सर। टोडा भीम गवर्नमेंट कॉलेज बच्चे ने। वो देखो आईसीआर जिन बच्चों को मिली है, कोशिश बच्चों ने ये की कि पास में कॉलेज ली जाए, ठीक है? और क्योंकि आईसीआर में जाना है फाइनली, अपन को रुकना ही नहीं है, तो ये तो ठीक है एक आधार बना, जैसे अपन मकान खड़ा करते हैं तो आधार क्या होती है भाई? नींव। क्या होती है? नींव होती है, क्लियर? तो वो नींव तैयार कर ली कि जेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज हमने ले लिया। अब हमको जाना किस में है? आईसीआर के अंदर, क्लियर? तो आप क्या बच्चों के लिए बताना चाहोगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है पहाड़। तेज बोलना पड़ेगा यार। चलो ठीक है सर। अच्छा सिलेक्शन हो जाता है तो सभी को ही अच्छा लगता है, वैसे तो कौन किसको बुरा लगता है? सिलेक्शन होने के बाद तो सबको अच्छा लगता है। वेरी गुड, क्या बात है। मैं गवर्नमेंट स्कूल हल्दीना से पास आउट हुआ ये 12th बच्चा में। गवर्नमेंट स्कूल हल्दीना जिला अलवर में जो पढ़ती है वहां से 12वीं पास आउट है। गवर्नमेंट स्कूल हल्दीना अलवर में पढ़ता है, ठीक है? तो हल्दीना से पास आउट है 12वीं क्लास बच्चा। आगे बताएं। तो मैं 12वीं पास आउट गवर्नमेंट स्कूल से करके फिर मैं मतलब कोचिंग के लिए मतलब तो कोचिंग के लिए मैंने 12वीं पास होने के बाद सभी कोचिंगों में घूमा एक बार, तो बहुत सी कोचिंग देखी जयपुर में, वहाँ पे सब जगह, पर वहाँ का स्ट्रेंथ देखकर वहाँ भीड़ के आगे मतलब
भीड़ को देखकर मैं मतलब वहाँ पर भीड़ को देखकर मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पे ध्यान वान कम धरेंगे, कौन याद रखता है। 100 मतलब 2-300 का स्ट्रेंथ रहती थी। मैंने सोचा कोई ध्यान नहीं धरेगा, कौन कौन पे ध्यान धरता है। तो इसलिए फिर मैं घर पे था। एक दिन सर का फ़ोन आया पापा के पास, तो फिर पापा ने बताया कि घर पे हो सकता है नीम के तले खाट लगा के सो रहा होगा ना। कुछ ही मान लो तो फ़ोन आया सर का। तो पापा ने बोला कि दौसा से फ़ोन आया, कोचिंग है दौसा में भी। तो फिर मैंने सोचा एक बार जाकर देख कर तो आते हैं क्या है, दौसा में कोचिंग है। आया, मैं सर से मिला, तो सर भी मिले। तो फिर मेरी जस्ट गई थी कोचिंग एक तरीके से। सर का बताया सर ने ICR जेट के बारे में और मेरे कोचिंग। फिर मैंने अगले दिन से रूम लेकर सेट हो गया यहाँ दौसे में। तो फिर तैयारी करी, बढ़िया तैयारी करी। मतलब सर कहते थे कि DPP सोल्व करो। नेगेटिव बहुत ज़्यादा करता था मैं। DPP सर बोलते थे कि DPP सोल्व करो, पर मैं DPP सोल्व करता ही नहीं था कभी। 1 मिनट में बात काट के एक बात बताना चाहूँगा, है ना। ये उन बच्चों में से है जो बच्चे अपने आप को या तो सुपर बनाने की कोशिश करते हैं या फिर फ्लॉप करने की कोशिश करते हैं। भाई फिल्म 2 प्रकार की होती है, एवरेज तो बहुत कम होते हैं ना, या सुपर डुपर या फिर फ्लॉप। तो जैसे आप करते हो, कई बच्चे करते हैं ऐसे 120/120 ठोक के आते हैं ना, वैसे इसने भी कोशिश करी। लेकिन फिर मैंने मोटिवेशन किया कि देखो, आपको मोटिवेशन करता हूं मैंने इस बच्चे को मोटिवेशन किया कि 120/120 करने के बावजूद भी आप कभी टॉप नहीं कर पाओगे। क्लियर। टॉप करना होगा तो आप बिल्कुल 90-95 क्वेश्चन पे भी आप टॉप जाओगे। क्लियर। तो इस बच्चे ने फिर अपने आप पे अंकुश लगाया और फिर मेहनत करना इसने स्टार्ट किया। पर सर बोलते थे DPP सोल्व करो, DPP, पर मैं सोल्व नहीं करता था। फिर भी मतलब मैंने नंबर कमाते थे टेस्टों में भी। पर मैं शुरू से मेहनत तो मतलब करता रहा लगातार। नंबर तो आते थे, नेगेटिव भी खूब मारता था खूब। 120 में से 120 ठोक कर आता था, टेस्ट लेते थे सर जब। पर ये था कि पूरा सिलेबस मैंने पूरा याद कर रखा था ढंग से एक तरीके से। तो सिलेबस एक बार याद कर लेते हैं तो कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हैं। इस बार भी एक बच्चा है जिसने मेरे को चैलेंज किया कि सर मैं ठोक के आऊँगा 120/120। लेकिन मैंने उसे एक बात कही, बेटा ठोक गया फिर भी तू टॉप नहीं कर पाएगा। आई क्या बात समझ में। तो अब उसको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिल गया कि अब बेटा 120/120 करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों, हमारे पूर्वज भी यही करते आए, तो उनके साथ क्या हुआ है कि नहीं है। तो पूर्वज ही बन गए, और क्या है ये। आगे मतलब आप एनवायरनमेंट को लेके बात करते हैं। एनवायरनमेंट जो होता है उसको किस प्रकार से आपने यहाँ पे हैंडल किया, क्योंकि जब बाहर निकल के आते हैं, सिटी के अंदर आते हैं, तो थोड़ा सा हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को आपने कैसे दबाए रखा कि हाँ डोलना नहीं है, घूमना नहीं है, दोस्त नहीं बनाने हैं, है कि नहीं है। तो मन नहीं लगता है बच्चों के यहाँ पे आने के बाद, साहब मन नहीं लगता है, तो वो कैसे मन लगाया आपने। शुरू में जब बाहर निकलते हैं तो मन तो लगता ही नहीं है, वो बात तो सर सही बोल रहे हैं। पर बात यह है कि शुरू में आया था जब भी मैं भी 7-7 दिन में घर भागता था, जाता था गांव 7-7 दिन में, 14-14 दिन में। फिर लास्ट में जब पेपर आ गए थे, जब धीरे धीरे सुधार किया, महीने 2-2 महीने में जाने लग गया। पर लास्ट में जब दबा कर, क्योंकि लास्ट में जब आप सिलेबस पढ़ लेते हैं, लास्ट का टाइम ही एक ऐसा होता है जब हमको मेहनत की सख्त ज़रूरत होती है 2-3 महीने। पहले तो हम सिलेबस को रिवीजन ही कर पाते हैं, पर लास्ट में जब मेहनत करते हैं उसका ज़्यादा फल मिलता है। देखो बच्चे, सही बात बताइए एकदम। शुरुआत में जब आप गांव से यहाँ पे आते हो तो आपका मन रहता है गांव में। किस में रहता है कि नहीं है। गांव में जैसे ही तुम 7 दिन पढ़ के 8वें दिन गांव पहुंचे तो एक चक्कर तो गांव में काट के आओगे कि देखो हम आ गए हैं। आई क्या बात समझ में। तो करते नहीं करते बताओ, पक्का करते हो, है ना। और फिर सोमवार को जब सुबह सुबह घर वाले उठाते हैं, भग जा कोचिंग जाना है, फिर से अरे यार मर गए यार, एक दिन छुट्टी और होती कम से कम। तो वो सिचुएशन सबके साथ रहती है। ये बच्चा आया तब इसका भी यही हाल था, 7 दिन में जाना, फिर मोटिवेट किया, फिर 15 दिन में, फिर धीरे धीरे एग्जाम का जब टाइम आता है फिर ऑटोमेटिक बच्चा 3-4 महीने ऑटोमेटिक रुक जाता है बच्चा। क्लियर। और वहीं एक अच्छा रिजल्ट निकल के आपका आता है। तो गांव ठीक है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन देखो टाइम पे आपको त्याग देना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर। और कुछ बताना चाहोगे। राम खिलाड़ी सर शुरू से ही मतलब बहुत अच्छे थे। हर बच्चों के साथ मतलब जैसे कि कोई क्वेश्चन समझ ना आए,
मतलब समझाने पढ़ाने का तरीका और वो भी अच्छा है तो आपको ज्यादा अच्छा लगा? हाँ मेरे Very को good, पता है। तालियां। मेरे प्रिय सर राम खिलाड़ी सर मतलब ठेठ के बच्चे के दिल में जगह बन गई भाई। प्रिय सर राम खिलाड़ी बहुत सर ही अच्छे थे नहीं, शुरू सर से। पढ़ाते अच्छा हैं, हाँ हमारे साथ के हैं, हाँ। और इस बच्चे को विशेष समझ में आया तभी बच्चा आज यहाँ बैठा है। राम Very good, खिलाड़ी very सर good। राम तो खिलाड़ी खिलाड़ी का सर सम्मान करना चाहिए। हाँ सर देखो भाई, गुरु होते हैं सब बच्चों के। सर, एक बार बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से, क्योंकि मेरा भी एक विद्यार्थी है जिसने मेरा भी स्वागत इसी प्रकार से किया था, और सौभाग्य से आपका वो गुरुजी है, उसका नाम है शुभम। शुभम मेरा स्टूडेंट है, उसको 11वीं 12वीं मैंने ही पढ़ाई थी एग्रीकल्चर, तब से हम जुड़े हुए हैं। तो उसने भी मेरा स्वागत किया था ऐसी भीड़ में, तो मुझे भी ऐसा लगा जब बच्चे ने स्पष्ट बेझिझक एक बिल्कुल अच्छी सोच के साथ जब गुरु को श्रेय दिया, और गुरु इसी बात का ही देखो इंतजार करता है। शिक्षक केवल और केवल प्यासा होता है रिजल्ट का, उसको रिजल्ट चाहिए बस, और जब बच्चा रिजल्ट दे और इस रिजल्ट का क्रेडिट एक विशेष शिक्षक को जब मिलता है, तो वो जो खुशी का पल होता है वो सबसे ऊपर होता है। मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि इस बच्चे ने आप सबके बीच में बेझिझक होकर सर का नाम लिया और इस बात को साबित किया कि हम जिस प्रकार गुरु हमारे लिए तत्पर हैं, गुरु हमारे लिए समर्पित हैं, उसी क्रम में हम शिष्य भी गुरु के लिए समर्पित हैं। एक बार तालियां ऐसे गुरुजनों के लिए जोर से। नेक्स्ट जो बच्चा है अविनाश, अविनाश को बुलाना चाहेंगे। पहना रहे हैं भाई। तनिक साहब को ये भी छोटा रहेगा क्या? नहीं, आ जाएगा लगभग, ठीक है आ जाएगा। ये तालियां। तालियां भाई बच्चों के लिए। आपको आज कैसा फील हो रहा है कि 12वीं के साथ साथ आपने गवर्नमेंट कॉलेज में चयन प्राप्त किया है कि नहीं है? और आप क्या इन बच्चों को मोटिवेशन देंगे कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे अपन को आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि अभी भी यहाँ से अगर बात की जाए, अक्टूबर स्टार्ट होने जाएगा अभी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, लगभग यहाँ से 6 से 7 महीने बच रहे हैं, है कि नहीं है? कैसे मेहनत करनी चाहिए 12th के साथ, अगर गवर्नमेंट में नंबर आता है तो कैसा अनुभव होता है, और आपसे बेहतरीन तो कोई जानता भी नहीं है कि नहीं है? तो आप बताओ। मैं आराम से खाओ, पानी वानी। मैं अविनाश जैवन मैंने 12th संकल्प स्कूल से की थी। मेरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की टोडा भी में 12th के साथ फाउंडेशन करता है, उसका क्या होता है कि उसको बहुत डर रहता है कि क्या होएगा, सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा मेरा। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, तुम्हें बस तैयारी पे ध्यान देना है कि तुम्हारी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, फाउंडेशन की पूरा फोकस फाउंडेशन पे होना चाहिए। 12th तो आराम से निकल जाएगी, 12th तो फाउंडेशन के बेस पे निकल जाएगी, क्योंकि 12th में ऐसा कुछ होता नहीं है, और हिंदी इंग्लिश है जो आराम से हो जाता है, और तो कुछ है नहीं। बस तुम्हें ये करना चाहिए कि डेली यहाँ से जाके पढ़ना है, और टेस्ट पेपर तो ऐसे देना है कि जैसे तुम टेस्ट पेपर को ऐसे मान के चलो कि जैसे तुम जेट का पेपर ही दे रहे हो, क्योंकि वो पेपर वहाँ तुम्हें कोई गाइड नहीं करेगा। जेट के पेपर में वहाँ ना ही तो तुम्हें कोई टिपाने वाला और ना ही कुछ, वहाँ अकेले रहोगे, ये होएगा कि अब कैसा पेपर आएगा, क्या होएगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना इन चीज़ों से। यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में आपको कैसा पढ़ाई का माहौल मिला आपको पूरी साल भर? कैसे आपने किस प्रकार से मेहनत करी, डीपीपी सॉल्व कितने टाइम दिया आपने इन चीज़ों के लिए, और कब आपको ऐसा लगा कि अब हमको रफ्तार बढ़ा दी चाहिए? मैंने डीपीपी यहाँ से जैसे टॉपिक हुआ तो उसकी एंड टू एंड डीपीपी सोल्व की, क्योंकि जब ही टॉपिक क्लियर होता है, नहीं तो नहीं होता टॉपिक क्लियर। और यहाँ का टीचर हैं जो सभी बेस्ट है, पवन सर अच्छा गाइड करते हैं। पवन सर ये बता देते हैं जो गलत राह पे जाता है उसको तुरंत गाइड करते हैं कि भैया अब आप बिल्कुल मिड टाइम में हो और आप पढ़ना शुरू कर दो। और जनवरी के बाद तो ऐसा होता है कि अब आ गई एग्ज़ाम, उस टाइम बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से आप जनवरी में 12th को पढ़ोगे तो आराम से हो जाए, क्योंकि हमने जनवरी और फरवरी थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, 12th को आराम से हमने 12th में निकाल ली थी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको अभी शायद 2-4 दिन पहले एक बात बोली कि हमारे पास एवरेज इन अगर लगा के चले तो 150 दिन का टाइम बचा हुआ है, क्लियर।
और कुछ छुट्टी चपाटी आएंगी, है कि नहीं है, टाइम इतना ही है लगभग, मान के चलो आप, आपके कुछ शादी त्यौहार भी आएंगे, है कि नहीं है, उनकी छुट्टी देना हमारी मजबूरी भी है और आपकी मजबूरी भी लेना। तो मैं महीने नहीं गिनता, मैं दिन गिनता हूँ, कितने दिन का सिलेबस बाकी है और कितने दिन के अंदर उसको कंप्लीट करना है। अगर आपने भी टारगेट किया, देखो मैं एक चीज़ जानता हूँ, जिस बच्चे को रैंक लगानी है वो आज से ही पढ़ना स्टार्ट करे तो भी रैंक लग जाएगी। अगर जो बच्चा आज से पहले से पढ़ रहा है उसको तो बेहतरीन मिलेगा ही, अगर वो अब से भी करेगा तो शायद मेरे हिसाब से उसको देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डिम यूनिवर्सिटी आराम से इस CUT के तहत मिल सकती है। क्लियर? तो मेहनत करना आपके हाथ में है। हम टाइम टाइम पे आपको गाइडेंस करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं हमारी टीम आपके ऊपर प्रॉपर वर्क करती है इस चीज़ के लिए। और देखो कुछ जो कमियां रह जाती है उनको हम दूर करके हम देखते हैं कि भाई इस महीने हम में क्या कमी रह गई, इस बच्चे में क्या कमी रह गई इस महीने के अंदर, उस कमी को हम आगे दूर करते हैं। तो और अपने आपने क्या अनुभव लिया है यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें अपन, आपका पूरा जो साल का है वो ओवरऑल क्या बोलना चाहोगे? बाहर जाना चाहिए बच्चे को या दौसा के बच्चे को दौसा में ही रह के तैयारी करनी चाहिए? दौसा के बच्चे के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि यहाँ हर बच्चे पे ध्यान देते हैं सर। जो कमज़ोर से कमज़ोर होता है उसको भी मजबूत बनाते हैं, जो इंटेलिजेंट होता है उसको रैंक के लिए तैयार करते हैं। और तुमको बिल्कुल सिलेबस को ऐसे कवर करके चलना है कि पीछे का तुम सिलेबस को क्या है कि कवर कर नहीं पाते हो, तुम जो चलता है उस पर ध्यान देते हो, पीछे का क्या होता है कि तुम भूल जाते हो कि पीछे क्या पढ़ाया था। तो उसको डेली का ऐसे सेट करना है, आधी घंटा पौन घंटा डेली का, उसको पीछे का मतलब 1 पेज 2 पेज उसको डेली पढ़ लोगे तो क्या है, तुम जब उस एग्ज़ाम लगेगी तो ऐसे नहीं होगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। एग्ज़ाम लगेगी ना जब ऐसे हो लगेगा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हम पेपर दे सकते हैं आराम से। क्योंकि जो पीछे का नहीं पढ़ता है तो एग्ज़ाम टाइम में क्या सोचता है कि आगे आगे का पढ़ के आगे अब कुछ नहीं होगा अपना, बस अपन तो फेल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो यही होता है कि जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो कंटेंट कम होता है, कंटेंट कम होता है तो आप आराम से हैंडल कर लेते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है अगर आप उस पर वर्क नहीं करोगे तो डेफिनेट आपके लिए वो लोड बन जाएगा, ये पक्का है। और जब आगे आप पढ़ते जाओगे चैप्टरों को तो पीछे का भूलना पक्का है, तय कि आप भूलोगे ही। क्लियर? तो उसके लिए मैं हर बार एक रामबाण बताता हूँ, एक रामबाण औषधि जो हमेशा मैं देता हूँ, उसके लिए ये है कि संडे टू होनी चाहिए पार्टी। क्या होनी चाहिए? है कि नहीं है? संडे टू संडे लेके बैठ जाओ और कसम खा लो कि जब तक रिवीजन पूरा नहीं कर लेंगे उठेंगे ही नहीं। और फिर शाम को आराम से मस्त पनीर की सब्जी बना के मस्त खाओ, ये पार्टी होती है और क्या, है कि नहीं है? तो नेक्स्ट बच्चे को अपन बुलाएंगे, कुशाल सैनी। संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें। थोड़ा सा ही तालियां भाई। हाँ भाई, जैसे कि इस बच्चे की स्कूल भी रामगढ़ जोशी है, तो रामगढ़ की जोशी की तो हम हर बार ऐसा होता है कि हम एकदम लाइन टू लाइन चलते हैं, बच्चे सिलेक्शन लाइन टू लाइन होते हैं रामगढ़ के अंदर, है ना? तो रामगढ़ से तो मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, रामगढ़ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल रामगढ़ जो दौसा की स्कूल है वहां से हम इतने रिजल्ट दे चुके हैं कि दौसा में यदि आज कोचिंग डलती है तो आने वाले 10 साल तक मेहनत करेगी ना वो, जब जाके रिजल्टों को प्राप्त कर पाएगी, है कि नहीं है? तो रामगढ़ के लिए रामबाण औषधि देने के लिए हम तैयार हैं। अब आप जैसे कुशाल है, आपका नाम है कि नहीं है? तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपने कब 12वीं पास करी और क्रैश कोर्स शायद मेरे पास ज्वाइन किया था आपने यहाँ संस्था के अंदर, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आपने साल भर ज्वाइन किया, तो क्या आपके सामने दिक्कतें आई और फिर आपने किस तरीके से उन पे वर्क किया? मैंने
11th और 12th आर के जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास की थी, और 2022 में मैं सर के पास क्रैश कोर्स करने आया था, लेकिन मेरा क्रैश कोर्स के साथ नहीं हुआ। फिर मैं लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन किया सर के पास। पढ़ाई कैसे की, तैयारी घर पे कितना घंटा पढ़ते थे? पढ़ाई का माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब हर टीचर आपको हर प्रकार से गाइडेंस करेंगे और आपको जो भी समस्या होगी वो बताएंगे यदि आप पूछोगे तो। फाइनली आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेके कैसा फील हुआ? परिवार में लोग कैसे हैं? परिवार में लोग सब तारीफ कर रहे हैं, मतलब और अच्छा फील हो रहा है। चलो बेटे मेहनत करना, आगे बढ़ना। देखो मेन चीज़ यही है, जब गवर्नमेंट कॉलेज आपके हाथ में होती है तो ऑटोमेटिक तारीफें स्टार्ट हो जाती है कि नहीं है? तो परिवार में और समाज के अंदर जब भी आपका नाम रोशन होता है, जब आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छी कॉलेज मिलती है कि नहीं है? तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कुशाल, आप आगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी जॉब प्राप्त करो, ठीक है बेटा? तो मायने ये नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो, बस नंबर ऑफ रिवीजन, आप जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे आपको सफलता उतनी नज़दीक मिलेगी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभ्यास आपकी सफलता को आपके नज़दीक लाता है। पढ़ाई आपको आपकी सफलता के पास ले जाती है, लेकिन सफलता और आपका अभ्यास जब ये दोनों एक हो जाएं, दुनिया आपको सक्सेस होने से या मंजिल प्राप्त करने से रोक है। बहुत अच्छे शब्दों में कहा है इसने। ताली है इस बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे को बुलाना चाहेंगे, सरिता। मैडम बुलाओ। गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर। आज से कैंपस मिला है बच्चे, राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज जो महाराष्ट्र इधर आ जाओ। में आती है, मैडम बुला एक बार। उसमें से लगा दो बेटा। हाँ भाई, एक बार अंजलि उधर भी शकल दिखा दो, एक बार फ्रंट पे। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, है ना? पहला लड्डू नहीं खिलाना क्या? दुश्मनी थोड़ी है। तो सही। बच्चे का बच्चा सम्मान करे, बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं है भाई? तो तालियां। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ भाई देखो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि आप 2021 का हमारा वीडियो उठा के देखेंगे, आप 2022 का उठा के देखेंगे, तो एक चीज कॉमन मिलेगी आपको उसके अंदर। शॉर्ट वीडियो उसके अंदर जाके देखना आप। एक बच्ची थी जिसका सम्मान किया था किसने? वीर सावरकर स्कूल की बच्ची थी वो, क्या ना, कृष्णा ने सम्मान किया था। क्लियर? और उस कृष्णा का सम्मान किया था अर्चना ने, और अर्चना का सम्मान मतलब आज जैसे देख रहे हो आप कंटिन्यू, आज अंजलि कर रही है तो अंजलि का सम्मान भी कोई आगे पक्का करने वाला है। स्कूल का क्रम है ये है कि नहीं है? एक स्कूल नहीं है। ये जो क्रम है वो लगातार चलता रहता है, ठीक है? आप कौन से स्कूल से हो? वीर सावरकर स्कूल से। वीर सावरकर गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल से हैं। गवर्नमेंट वीर सावरकर स्कूल दौसा से। अच्छा, आज आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, कैसा अनुभव हो रहा है? गवर्नमेंट कॉलेज लेके तो सबको ही अच्छा लगता है। तो यूनिवर्सिटी कैंपस लेके सबको अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ बताना चाहोगे, मतलब यहाँ जो गर्ल्स बैठी हुई हैं इनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहोगे आप? सफर में जो भी आपने समस्या झेली, ये बच्चियाँ घबराएं नहीं, किस प्रकार से अपनी समस्याओं से लड़ें और यूनिवर्सिटी कैंपस प्राप्त करें। बच्चों आवाज़ नहीं, बैठे हो, आवाज़ नहीं। आपको सिर्फ पढ़ना है, बस मेहनत करनी है। और हमारी कोचिंग में यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है, वो तो आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। और पढ़ते रहो, मेहनत करो सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे कोचिंग की जो डीपीपी देते हैं सर, उनको सोल्व करो। और जो टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो हिम्मत मत हारो, और वो सिलेक्शन धीरे धीरे होएगा जब
सिलेक्शन पे जाके। परिवार वाले इन बच्चियों को, जैसे मान लो कोई रोकता है, कोई कहता है कि तू तैयारी मत कर, तू तो बीए कर लेना, तो क्या इनको परिवार वालों से लड़ करके तैयारी करनी चाहिए सफलता के लिए? अगर आप एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो तो फिर इसको कभी छोड़ो मत, और इस पर मेहनत करते रहो। और अगर आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं तो आप एक बार उनसे फिर से बोलो कि हमें एक बार और चांस दे। अगर एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो। और मूल बात अंत में इन बच्चियों देखो, को एक चीज निकल के आती है, एग्रीकल्चर का बच्चा फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है। बायोलॉजी और बायोलॉजी मैथ का बच्चा हो तो वो धड़ल्ले से आंसर देता है, देता नहीं देता बताओ। एग्रीकल्चर का बच्चा ऐसा होता है बिल्कुल, है ना, है कि नहीं है? एग्रीकल्चर का बच्चा जब बोलना शुरू करता है ना, तो मैथ बायोलॉजी वाली नजर डालिए इस बात पे। फेटा फेटा पहना दो, फेटा। थोड़ा सा, इतना सा नहीं, इतना सा मतलब इतना सा। चलो कोई बात नहीं। तो आप पायल सैनी नाम है बच्ची का, और कौन सी स्कूल है 12वीं के अंदर? रामकरण जोशी। रामकरण जोशी। देखो मैंने बोला था ना, है ना, रामकरण जोशी की तुल्य रामबाण हो गया पूरा, है ना। तो रामकरण जोशी के जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हैं, वो बच्चे एक प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण देख सकते हैं कि वास्तव में यहाँ पे जो बच्चा रामकरण का पढ़ता है उसके लिए रामबाण औषधि ही है। यूएस तंवर क्या है भाई? रामबाण औषधि। तो आज आपको कैसा लग रहा है? गवर्नमेंट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, सर कोर्स अच्छा लगेगा। अब बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं है? जब तक एडमिशन होता नहीं है, जब तक तो बहुत बुरा लगता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं है? तो आगे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको लिए क्या मोटिवेशन करोगे आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुरू में क्या है, स्टार्टिंग से तैयारी करते जुनून रहता है, लेकिन बाद में जाके फिर ऐसे सोचते हैं कि चलेगा ऐसे ही नॉर्मल सा है, फिर बाद में क्या एग्जाम टाइम में क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। तो ऐसे नहीं करना, मतलब कि स्टार्टिंग से शुरू से पढ़ना है और मतलब रिवाइज करते रहना है। बिल्कुल। देखो बहुत वही बात निकल के आती है कि शुरुआत में तो हम टाइम देते नहीं है पढ़ाई को, और लास्ट में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो काम अपन को करना नहीं है, अच्छे से ढंग से पढ़ाई करनी है। रेगुलर चाहे आप 3 घंटे पढ़ो, बहुत होता है। अगर आप 3 घंटे तीनों सब्जेक्ट को देते हो तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है, और एक अच्छी रैंक अच्छी कॉलेज प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्लियर? जिन बच्चों को अच्छी रैंक लगानी है कि साहब टॉप 10 में ही जाना है, तो शुरुआत में अगर 5 घंटे, मैं बोलूँगा 5 घंटे भी आप यदि टाइम दे रहे हो रेगुलर, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे आप टाइम से, तो पक्का मैं बता रहा हूँ आप टॉप 10 रैंक के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर सकते हो। ये मेरी अनुभव है, इस चीज़ के लिए मेरा लाइफ का अनुभव है। 5 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप 5 घंटे देते हो ना ढंग से, पूरी ईमानदारी के साथ, तो आपको